Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about three concepts that are managerial economics, inflation and national income of Unit 1 of Management in UGC NET JRF. So as you guys know कि हम UGC NET JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हम मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 हमने स्टार्ट कर रखी है और आज हम लास्ट जो हमारा टॉपिक है यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स हमारा 2 वीडियोज़ में कवर होगा। 3 टॉपिक्स हम आज कर रहे हैं और 3 जो आगे वाले बचे हुए टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। देन हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको वीडियो में समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उस पर हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे। बाकी जो मेन मटेरियल है जो हमारे मेन क्वेश्चंस में आता है वो सब हमने कवर कर ही लिया है ऑलमोस्ट। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन एंड नेशनल इनकम। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपने इसे शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको पता चलता रहे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, सो दैट आप कीप प्रिपेयरिंग। देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कि आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ रिसोर्सेज that how we use resources so that we can best utilize that। कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और उन्हें हमें कैसे एलोकेट करना चाहिए। लाइक वेयर टू यूज़, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, इन सब चीज़ों को जब हम डिसाइड करते हैं सो दैट हम अपनी इकोनॉमी को अच्छे से मेंटेन रख सकें, अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। बट हमारा जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स नहीं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिक्स के जो टूल हैं, इकोनॉमिक्स के जो साइंस है उसका यूज़ करते हैं मैनेजर्स, उसी को हम बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तो आपका मेन डिसीजन क्या होगा। एक मैनेजर को फिजिकल वर्क नहीं करने होते हैं, उसको क्या मेंटल वर्किंग करनी होती है, यानी कि कॉग्निटिव वर्क उसके ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्चुअल वर्किंग ज़्यादा होती है जो आपके माइंड से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग पे किस चीज़ पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है जो वो फेस कर रहे हैं। तो सिमिलरली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, जब हमारे मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग के लिए या कोई भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, उसकी थ्योरीज का, उसके साइंस का यूज़ करते हैं सो दैट उनको बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाए। उसी को हम बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। So managerial economics is an application of economic theories which is applied when organization face any problem to deal with and find the optimal solution for that। कि जब भी organization कोई problem face कर रही होती है, कोई issue face कर रही होती है, उस टाइम पे जब managers economics को यूज़ करते हैं उस problem को solve करने के लिए और decision making करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं managerial economics। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से कि सबसे पहले हमारा क्या है, मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग में हमारे सामने इशू है जो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इकोनॉमिक की थियरीज हैं और डिसीजन साइंस है, इन दोनों को अप्लाई करते हैं, यानी कि इनकी एप्लीकेशन करना। क्योंकि हमने मीनिंग में क्या देखा है कि जब हम सोल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स को जब सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक में हम किस चीज़ को अप्लाई करेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियरीज हैं या फिर डिसीजन साइंस जो है वो इकोनॉमिक्स की, उसको हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी एंड डिसीजन साइंस टूल टू सोल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कि हमें फिर क्या मिल जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। सो ये हमारा क्या हुआ कि जब हम डिसीजन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस टाइम पे जब हम अपनी इकोनॉमिक थ्योरीज को और डिसीजन साइंस को अप्लाई करते हैं, उनका यूज़ करते हैं सो दैट हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें एंड डिसीजन मेकिंग कर सकें, दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया, बिकॉज मीनिंग क्लियर होगा तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या हुई कि आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तब मैनेजर्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं, डिसीजन साइंस का यूज़ करते हैं कि हम एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, इकोनॉमिक थ्योरी भी आ जाएंगी एज वेल एज डिसीजन साइंस भी आ जाएगा। नाउ स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, स्कोप आपको पता होना जरूरी है कि उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर किस किस कॉन्सेप्ट की स्टडी होती है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो उसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसकी मैनेजमेंट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स के अंदर आती है कि उसे कैसे मैनेज करना है, जो हमारा प्रॉफिट आया है उसे हमें रिजर्व करके रखना है या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस प्रोपोर्शन में करना है। इन सब चीज़ों के मैनेजमेंट किस चीज़ के अंदर आती है, हमारी मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर। बिकॉज प्रॉफिट का क्या करना है ये डिसीजन किसके होते हैं, मैनेजर्स के ही होते हैं। डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग इन्हें करनी होती है। सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, डिमांड एनालिसिस एज वेल एज डिमांड फोरकास्टिंग। ये एनालाइज करना कि डिमांड कितनी है, डिमांड और प्राइस में कितना चेंज है, और वो हमें कैसे पता चलता है। डिमांड और प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड है, ये हमें पता चल जाता है लॉ ऑफ डिमांड से, कि अगर डिमांड हमारी बढ़ेगी तो प्राइस जब हमारे प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ये तो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। बट कितने प्राइस बढ़ने पर कितनी डिमांड कम होगी वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम इलास्टिसिटी की स्टडी करते हैं। सो हम डिमांड एनालिसिस भी इसके अंदर स्टडी करते हैं एंड डिमांड फोरकास्टिंग भी, यानी कि फ्यूचर में हमारी कितनी डिमांड हो सकती है हमारे प्रोडक्ट की, ये डिटरमाइन करना, सो दैट हम उतनी ही प्रोडक्शन करें जितनी रिक्वायर्ड है और कोई भी वेस्टेज ना करें और अपनी कॉस्ट को कम रख सकें। ये भी हमारे मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। आप मैनेजरल इकोनॉमिक्स को देख रहे हो, इसके स्कोप वही होंगे जो एक मैनेजर्स को डिसीजंस लेने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सभी उनके अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट को देखना कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, उसमें से ऐसी कॉस्ट को कौन सी है जो फिक्स्ड है, यानी कि जिसमें कोई चेंज नहीं आता। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि लैंड है, जैसे कि अब आपकी लैंड है, चाहे आप 100 यूनिट बनाओ 1000 बनाओ, जो जगह आपने खरीद ली उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। उसका अगर आपको रेंट 10,000 देना है तो 10,000 आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी ही यूनिट बनाओ, कितनी ही सेल्स करो। सो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, यानी कि जो यूनिट्स के साथ चेंज होगी। अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ होती है, अगर आपको 1000 यूनिट बनानी है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो सेल्स के साथ या प्रोडक्टिविटी के साथ इंक्रीज होती है। सो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, इन सब का एनालिसिस करना, इन सब की स्टडी करना मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। प्रोडक्शन एनालिसिस करना, यानी कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी, जिसमें से मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी है, एवरेज प्रोडक्शन कितनी है, इन सब कॉन्सेप्ट की स्टडी करना। एवरेज प्रोडक्शन यानी कि ओवरऑल का जब हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है उसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एवरेज प्रोडक्शन। एंड हमें मार्जिनल प्रोडक्शन देखनी हो तो कि एक और यूनिट बनाने में हमें कितने और लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब की हमें स्टडी करनी होती है मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर। देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज भी किया जाता है। हमारे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी भी करेंगे, वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है, अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। जैसे कि हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोली मार्केट है। सो इन सब मार्केट की हम स्टडी अलग से करेंगे, तो उनका एनालिसिस करना, उनकी स्टडी करना भी हमारे मैनेजरल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कैपिटल कितनी लगानी है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये सब डिसीजन हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हमारा इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग क्या करता है, अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे सो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये होगा कि हमें एडवर्टाइजिंग करनी है या नहीं। अगर आपको प्रॉफिट उससे ज़्यादा होंगे, जितनी आप कॉस्ट लगा रहे हो, अगर आपको रिटर्न्स यानी कि प्रॉफिट उससे ज़्यादा मिलेंगे तभी तो आप क्या करोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके तभी आप एडवर्टाइजिंग के लिए जाओगे। सो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि क्या एडवर्टाइजिंग हमारे लिए बेटर रिजल्ट्स लेके आती है या नहीं, और उसके बेस पे हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इन्वेंट्री का मैनेज करना, यानी कि कितने रॉ मटेरियल रखने हैं, कितने फिनिश गुड रखने हैं, इन सब की मैनेजमेंट की जाती है मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर। सो ये सब स्कोप या फिर जो कॉन्सेप्ट हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नाउ मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो होती है वो इन 4 सॉल्यूशंस पे फोकस करती है, यानी कि ये जो 4 बेसिक प्रॉब्लम है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वो बेसिक प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑप्शंस में 3 तो दी होंगी, एक कुछ और डाल दिया होगा, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी 4 बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाता है। फर्स्ट इज़ रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि कौन से रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म करने के लिए और कहाँ पे हमें उन्हें एलोकेट करना है, किसको हमें रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है। देन इन्वेंट्री प्रॉब्लम की कितनी इन्वेंट्री रखनी है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसकी कॉस्ट को कम से कम कैसे रखना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, कहाँ इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, कितना मनी इन्वेस्ट करना है। एंड प्राइसिंग प्रॉब्लम, यानी कि कितना प्राइस हमें रखना है। प्राइसिंग प्रॉब्लम में क्या आता है कि हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसका कितना प्राइस रखें कि हमारे कस्टमर भी विलिंग
ड्रिंक हो उसे परचेज करने के लिए, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट जनरेट कर सके। सो ये 4 बेसिक प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशंस हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है, विच इज़ रिसोर्स एलोकेशन, इन्वेंट्री प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम एंड प्राइसिंग प्रॉब्लम। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है, जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, उसे सॉल्व करने के लिए जब हम इकोनॉमिक थियरीज का, डिसीजन साइंस का यूज़ करते हैं सो दैट हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सके, दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसके क्या क्या स्कोप हैं और वो किन सॉल्यूशंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की? प्रोवाइड गाइडेंस इन डिसीजन मेकिंग, की हमारी डिसीजन मेकिंग सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस तो यही है, बिकॉज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। सो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि बिजनेस के पास कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, फ्यूचर में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, वार्निंग को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। फ्यूचर में क्या क्या थ्रेट या कंटीजेंसीज आ सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में ये हमें हेल्प करता है। प्रोवाइड स्किल्स एंड टूल्स टू सोल्व द बिजनेस प्रॉब्लम, जो बिजनेस प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती हैं उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, उसके लिए भी कौन सी स्किल्स या टूल्स होते हैं उन सबको ये हमें प्रोवाइड करता है, सो दैट हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको बाय प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि टोटल जो हमारी कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, इन सब के एनालिसिस के थ्रू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू, यानी कि जो भी हमारे स्कोप के अंदर फंक्शंस थे उनको इस तरीके से परफॉर्म करना कि हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और अंडरस्टैंड कर सकें एक्सटर्नल फैक्टर्स को, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, डेमोग्राफिक है, तो इनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है और इनके ऊपर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया है, वो क्या था हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ सेकंड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, महंगाई। हिंदी में अगर हम इन्फ्लेशन को बोले तो वो महंगाई होगा, बट इन्फ्लेशन होता क्या और कब हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन है। सो इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि नॉर्मल जो आपका प्राइस लेवल है अगर उसमें राइज हो जाता है, जिस नॉर्मल प्राइस पे आप प्रोडक्ट को खरीदते हो अगर वो बढ़ जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ जनरली राइजिंग प्राइजेज एंड फॉलिंग वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आपके मनी की वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिस्किट लेने जाते हो और आज आपको 10 रुपये का एक बिस्किट मिल रहा है, कल अगर आपको वो बिस्किट 20 रुपये का मिलेगा, यानी कि आपके 10 रुपये की वैल्यू कम हो गई। सो जब आपके प्राइजेज राइज हो जाते हैं या फिर आपके वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन वर्ड है इसका सिंपली मतलब ये क्या है कि आपका जो नॉर्मल प्राइस लेवल है वो जब बढ़ जाता है, उसमें जब इंक्रीज हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और वो सस्टेन रहना चाहिए। अगर एक दिन के लिए प्राइस बढ़ते हैं, 1-2 दिन प्राइस बढ़े, तो उसे आप इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते। इन्फ्लेशन तभी बोला जाता है जब लॉन्ग टर्म के लिए हमारे प्राइस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और हमारे वो सीजनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर साल एक बारी जून में अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो हमारी साइकिल है। और अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, नॉन सीजनल है, हर बार एक ही टाइम पे नहीं आती, कभी भी एकदम से जब प्राइस राइज होने लग जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या है, जब एकदम से या फिर धीरे धीरे करके हमारे प्राइसेस लगातार राइज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स के जो भी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उनकी, और वो लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं, विच इज़ नॉन सीजनल इन नेचर, यानी कि रेगुलरली नहीं होते, बट जब होते हैं तब एकदम से लगातार राइज होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशंस के टाइप क्या हैं, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, ओपन इन्फ्लेशन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हमारे प्राइसेस राइज हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके क्या प्राइसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी मेजर नहीं ले रही, गवर्नमेंट कोई भी स्टेप नहीं ले रही, कोई इंटरफेयर नहीं कर रही उन्हें कंट्रोल करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन। यानी कि ये कंप्लीट ओपन है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेगी उसे कम करने के लिए। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, गवर्नमेंट मेजर्स लेगी उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए, सो दैट जो हमारे पुअर पीपल हैं या ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनकी अफोर्डेबिलिटी को कंसिडर किया जा सके। सो सप्रेस्ड में क्या होता है, गवर्नमेंट मेजर्स लेती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कितना जल्दी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके सीक्वेंस भी आपको याद रखनी जरूरी है, बिकॉज सीक्वेंस भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले क्रीपिंग, देन वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, जो आपका नॉर्मल प्राइस है उससे 2 to 5% प्राइस राइज हो गई, जितना अब है उससे 5%
ज़्यादा प्राइस और बढ़ गई। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपको 100 की मिल रही थी, अब वो 105 की मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये हमारा सबसे लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होता है, सबसे जो धीरे रेट होता है ना, स्लोएस्ट जो रेट है वो हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग के बाद क्रीपिंग क्या होता है, जैसे रेंगना। अब रेंगने के बाद उससे तेज क्या होता है, चलना। जब हम वॉक कर रहे होते हैं जैसे 30 to 40%, अब वो 105 की जगह 130 की मिल रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वॉकिंग इन्फ्लेशन। देन रनिंग इन्फ्लेशन क्या होगा, जिसमें 80 to 100% ही चेंज आ जाएगा, यानी कि 100 की थी अब वो हमें 200 की मिल रही है, सो वो हमारी क्या होगी, रनिंग इन्फ्लेशन। एंड हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि वो 100 को भी क्रॉस कर चुकी है और बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ गए हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, अभी तक हमने 2 बेसिस पे किए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या नहीं, अगर नहीं होता तो ओपन, होता है तो सप्रेस्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रेट यानी कि कितनी जल्दी वो बढ़ती है, सबसे पहले क्रीपिंग, देन वॉकिंग, रनिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, जब इन्फ्लेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे हो, एक स्पेसिफाइड एरिया पे हो, उसको हम बोलते हैं सेक्टोरियल या फिर स्पोरेडिक इन्फ्लेशन, यानी कि सिर्फ एक सेक्टर में है। फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो इन्फ्लेशन है, सिर्फ कार वगैरह से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। यानी कि वो कंप्लीट कंट्री, हर एक इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर रही है। कॉम्प्रीहेंसिव इन्फ्लेशन क्या होता है, जो हर प्रोडक्ट में, यानी कि हर किसी चीज़ के प्राइस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंप्लीट कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं, पूरी कंट्री को, पूरे एरिया को अफेक्ट करता है, वो हमारी होती है कॉम्प्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, जब वॉर का टाइम होता है, यानी कि जब झगड़े चल रहे होते हैं, फाइट होती है दो नेशंस के बीच में, वॉर के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लेती है, इसीलिए जो लोगों को बेचने के लिए जो सामान होता है वो कम बच जाता है। गवर्नमेंट क्यों खरीदती है, ताकि वो अपने पब्लिक को ही प्रोवाइड कर सके जो एक्चुअल में वॉर कर रही है, जो एक्चुअल में लड़ रहे हैं। सो जो हमारी नॉर्मल बेसिक पब्लिक है उनके लिए सामान कम बच जाता है, सो जो हमारे वो शॉपकीपर्स होते हैं वो ज़्यादा प्राइजेस पे सामान बेचते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो वॉर टाइम में बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा सामान गवर्नमेंट खरीद लेती है और लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कम बचता है, तो शॉपकीपर क्या कर देते हैं, उसके प्राइस को हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, उसे हम बोलते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, पोस्ट वॉर यानी कि वॉर खत्म होने के बाद इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन क्यों होता है, अब वॉर हुई है तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ा होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो अब और जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, पैसे लगाएगी, यानी कि डैम्स हैं, रोड्स हैं, जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ है उनको दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करेगी। अब दोबारा बिल्ड करने हैं, यानी कि डैम्स फिर से बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, इन सब को दोबारा बनाना है तो लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे, अगर लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और अगर हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं होती और डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज कर दिए जाते हैं ताकि वो लोग कम डिमांड करें। सो वो हमारा क्या होता है, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन, यानी कि बिकॉज वॉर के बाद दोबारा सब कुछ ठीक करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी तो उसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उसके चक्कर में हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, बिकॉज अगर सब डिमांड करेंगे तो सबकी डिमांड कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो सकती, इसीलिए उसके चक्कर में हमें इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा या प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन पीस टाइम इन्फ्लेशन भी इसी तरीके से होता है, यानी कि पीस टाइम में अगर हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, इनकम कम जनरेट कर रही है, यानी कि हमसे टैक्सेस तो उतने ले नहीं रही लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रही है, सारा पैसा जो है पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा रही है, तो पब्लिक के ऊपर अगर पैसा लगाएगी तो पब्लिक को मनी रिसीव होगा, मनी रिसीव होगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वही वाला सेम फंडा, अगर परचेजिंग पावर बढ़ी तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, डेफिसिट एंड प्रॉफिट एंड मार्कअप इन्फ्लेशन, यानी कि जब हमारे जो लेबर होते हैं जिनको हम वेजेस प्रोवाइड करते हैं, अगर वो अपनी वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए बोलेंगे कि हमें जो डेली वेज मिलती है अगर वो आपको 1000 मिल रही है, वो कहें कि अब हमें 1500 मिलनी चाहिए, तो अगर वेजेस बढ़ेंगी इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, हमारे जो प्रोडक्ट पहले 500 रुपये में बन जाता था अब वो 700 में बन रहा है, तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम उसका प्राइस भी इंक्रीज़ करेंगे, प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आ जाएगी। सो जब वेज की वजह से हमें प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अगर डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्या है, जब गवर्नमेंट की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंडिचर की वजह से, गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम बोलते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, जो क्वाइट सिमिलर है जो अभी हमने देखा था पीस
टाइम पे जो इन्फ्लेशन होता है वही हमारा डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन भी होता है। एंड प्रॉफिट एंड मार्कअप क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अभी वो हर प्रोडक्ट पे 5 रुपये बचा रही है, पर उन्हें लगता है नहीं भाई इतने से हमें थोड़ा ज़्यादा करना है, तो हम हर प्रोडक्ट पे अगर हम उस 90 रुपये का उसे बेच रहे हैं, तो अगर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज़ थी कि 90 रुपये में एक प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, बट हम उसे 95 पे मतलब सेल कर रहे थे बिकॉज 5 रुपये हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे थे। बट ऑर्गेनाइजेशन उससे सेटिस्फाई नहीं है, अब वो 5 की जगह 10 अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगी, मार्कअप रखेगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होंगे। अब वो 100 रुपये में मिलेगा, तो इसका मतलब जब हमारा मार्कअप या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट के मार्जिन को भी इंक्रीज कर देती है, तब भी हमारी क्या होती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले हमने कौन सा टाइप देखा, ऑन द इन्फ्लेशन क्या होती है, जब हमारे नॉन सीजनल इरेगुलरली, जब हमारे बहुत तेज़ी से किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और वो हमने डिफरेंट बेसिस पे स्टडी की कि कितने टाइप की इन्फ्लेशन होती है। अब 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये आपको पता होने चाहिए, इनको हम कई बार थियरीज भी बोल देते हैं। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि इस थियरी के अकॉर्डिंग जब हमारी कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई हमारी उतनी ही है। हमें हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बट हमारे पास उतनी यूनिट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बिस्किट्स की, आपके पास 500 यूनिट है बिस्किट की, बट डिमांड हो रही है 1000 की। अब आप क्या करोगे कि जो आपकी 500 यूनिट है आप उसका प्राइस कम कर दोगे, सो दैट जो ऐसे कस्टमर्स थे जो कम प्राइस देख के आ रहे थे, अब वो अगर 10 यूनिट मांग रहे थे अब वो 5 मांगेंगे। तो जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतनी इनफ सप्लाई नहीं होती, उसे कंट्रोल करने के लिए जब हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनके पास मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जो भी हमारे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हमारे मतलब जो भी पब्लिक है या पॉपुलेशन है उनके पास पैसा बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर उनकी जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है, यानी कि वो इनकम जो वो एक्चुअल में सेव नहीं करना चाहते, स्पेंड करना चाहते हैं, अगर वो इनकम उनकी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 100% में से अगर वो 80% एज ए डिस्पोजल इनकम रख रहे हैं और सिर्फ 20% को सेव कर रहे हैं, तो अगर उनकी स्पेंडिंग की इनकम ज़्यादा है तो हमारी उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो हमें उसके लिए प्राइजेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। बिकॉज अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको लेबर चाहिएंगे, वर्कर चाहिएंगे, आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, और उन्हें जो पैसा मिलेगा उसकी वजह से उनकी अर्निंग और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्रेडिट एक्सपेंशन, यानी कि बैंक वगैरह से ईजिली लोन मिल जाता है, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती, तो सब लोन ले लेंगे, जिसको रिक्वायरमेंट है सब क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उनके पास पैसे आ जाएंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और ब्लैक मनी, इन सब से क्या होगी, अगर ब्लैक मनी आपके पास है तो आप उसे सोचते हो कि कुछ ना कुछ यूटिलाइज करके उससे कुछ खरीद लिया जाए, ताकि आपका वो आप उस डेंजर में ना रहो। सो इन सब चीज़ों की वजह से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड को अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते तो हम क्या कर देते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, जो आपको इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्या है, सप्लाई को आप एक लेवल, फॉर एग्जांपल पहले आप 500 यूनिट बनाते थे, लेकिन आपने क्या सोचा कि धीरे धीरे अगर मैं लेबर्स को बढ़ाता भी हूँ तो मैं 600 यूनिट ही बना सकता हूँ, 600 के बाद और यूनिट हमारी स्टैग्नेंट हो जाती हैं, फिर हम 600 से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकते। सो अगर डिमांड इतनी होती और उसके बाद डिमांड बढ़ती, तो हम 600 यूनिट तक तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट उसके बाद जब भी डिमांड बढ़ेगी तो हम इसको सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें प्राइजेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ते जाएंगे। अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और बढ़ेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या कहती है, बिकॉज जिस चीज़ से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट की वजह से जब हमें इन्फ्लेशन आती है या प्राइस इंक्रीज करने पड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है कि जिन चीज़ों से, जैसे आपको क्या चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इन सब चीज़ों के अगर प्राइजेस हाई हो गए, ये सब आपकी अफोर्डेबिलिटी से हाई हो गए, तो अगर आपको बनाने में ज़्यादा पैसा लगेगा तो ऑब्वियसली आप अपना जो मार्जिन रखोगे, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये लग रहे थे और अब उसको आप 110 में बेच रहे थे, अब आपको उसे बनाने में ही 110 लग रहे हैं, तो आप उसे अब 120 में बेचोगे अपने मार्जिन के हिसाब से। तो अगर आपको बनाने में ज़्यादा पैसे लगेंगे तो उसको हम बोलते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो अब हमें प्राइस भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो सकती है कि शॉर्टेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो हम जिन चीज़ों से हम बनाते हैं उनके फैक्टर्स की या उन चीज़ों की शॉर्टेज है, वो कम है, तो अगर वो कम है तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर हमारे पास लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा लेबर है, 100 लेबर हैं जिसमें से हमें 10 चुनने हैं, तो हम ऐसे चुन सकते हैं, अगर हम 10 चुनेंगे तो ऑब्वियसली वो ये नहीं कहेंगे कि हमें इतनी ही सैलरी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने ज़्यादा डिमांड की तो हम क्या करेंगे,
उन्हें रिप्लेस करके किसी और लेबर को ले आएंगे। बट अगर हमें चाहिए लेबर 10 और सिर्फ 8 ही अवेलेबल हैं, तो उनकी जो मुँह मांगी उनकी कीमत होगी वो हमें देनी पड़ेगी। यानी कि अगर वो चाहेंगे कि 10,000 हम उन्हें सैलरी मिले, तो हमें एक सैलरी उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर शॉर्टेज होती है तो वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, सैलरी वगैरह ज़्यादा होती है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो सकती है कि यानी कि कोई डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गई, इन सब की वजह से हमारे क्या है फैक्टर्स, यानी कि रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है, कम अवेलेबल है, और जो अवेलेबल है वो भी बहुत हाई प्राइस पे अवेलेबल है, क्योंकि जो चीज़ कम होगी ना उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। आर्टिफिशियल स्कैरेसिटी, हमारे जो सप्लायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ाने के लिए ताकि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि उनके पास सामान है ही नहीं, ताकि हम कहें कि जितना भी है तो आप जितना भी प्राइस चार्ज करो पर हमें दे दो, ताकि हमारी प्रोडक्शन रुके ना। आर्टिफिशियली वो स्केर्सिटी दिखाते हैं, यानी कि एक्चुअल में स्केर्सिटी नहीं है, उनके पास सामान है बट वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो क्या कहते हैं, भाई सामान बचा ही नहीं हुआ, बहुत कम बचा हुआ है, आप खरीद लो वरना कोई और खरीद के ले जाएगा, एंड देन उनको वो यूज़फुल होगा। तो उस आर्टिफिशियल स्केर्सिटी की वजह से भी क्या होते हैं, हमारी कॉस्ट राइज होती है। या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिए, हमारे खुद के लिए बचा ही नहीं, सप्लाई हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई, बाहर के देश में हमने ज़्यादा बेच दिए, हमारे खुद के लोगों के लिए अब सप्लाई बचेगी नहीं। अगर सप्लाई बचेगी नहीं तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, और सप्लाई इंक्रीज़ होगी तभी तो हमारे जो प्राइजेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमारी डिमांड हमें फुलफिल करनी है तो सप्लाई तो इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। नाउ मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट उसके अंदर आता है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स में क्या आएगा, इंक्रीज इन बैंक रेट, यानी कि आपका जो बैंक रेट है आप उसे इंक्रीज कर दो। हमारे बैंक रेट होते हैं, रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दैट इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मनी की जो सप्लाई है, जो सर्कुलेशन है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मॉनेटरी मेजर्स में सबसे पहले क्या आता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देना। अगर बैंक रेट इंक्रीज किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बैंक्स हैं ना वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। पहले अगर आपको लोन क्या मिलता था, अगर आपको बैंक 1 लाख का लोन दे रहा है तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 ऊपर देने पड़ेंगे आपको, बैंक को 1,10,000 देने पड़ेंगे। बट अब अगर ऐसा कर दिया कि 10% की जगह 15% इंटरेस्ट है, आपको 15,000 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे, तो कम लोग लेंगे लोन, लोग कम लोन लेंगे तो उनके पास पैसा कम होगा। सो अगर आप बैंक रेट को इंक्रीज़ करते हो तो उससे भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ की सेल करे, ट्रेजरी बिल्स है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी का सेल करे, सो दैट पब्लिक उन्हें बाय करेगी। तो पब्लिक को तो सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन पब्लिक से हम क्या ले लेंगे, पैसा ले लेंगे। तो जो उनके पास एक्सेस मनी होगा जिससे वो डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन क्रेडिट को कंट्रोल करना, कि कितना लोन अलाउ करना है, कितने % पर लोन अलाउ करना है, उस क्रेडिट को कंट्रोल करना। इतना ईजी नहीं रखना, स्ट्रिक्ट बना देना क्रेडिट एक्सपेंशन को, उसको उसके थ्रू भी हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हायर रिजर्व रेशो, कि बैंक को बोलें कि वो अपने रिजर्व रेशो को हाई रखें। जितना पैसा, फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक के पास 1 करोड़ है तो ऐसा होता है कि उन्हें रिजर्व करके भी रखना होता है कुछ पैसा। 1 करोड़ में से फॉर एग्जांपल उन्हें 20 लाख रिजर्व रखना है और 80 लाख को वो क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि वो रिजर्व रेशो अब बढ़ गया है, 20 लाख की जगह आपको 40 लाख रखने पड़ेंगे, तो अब सिर्फ 60 लाख बचेंगे प्रोवाइड करने के लिए। सो अगर रिजर्व रेशो बढ़ता है तो सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो ये तो थे हमारे मॉनेटरी मेजर्स। अब है हमारे फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स में क्या आता है कि गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे, यानी कि जो बिकॉज पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने टाइप्स में देखा, कॉजेज में देखा कि पब्लिक के एक्सपेंडिचर की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। सो पब्लिक अपना जो हमारा गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर दे और उसे मेंटेन करे, ताकि हमें इन्फ्लेशन से कम रखा जा सके, इन्फ्लेशन से सिक्योर किया जा सके। टैक्सेशन को इंक्रीज़ करे, बिकॉज अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आप क्या करो, टैक्सेशन को भी इंक्रीज़ कर दो, सो दैट आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस रहे। अगर आपका टैक्स इंक्रीज होगा तो कुछ उनके पास जो पैसा है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आपको मिल जाएगा, और अगर टैक्स की फॉर्म में आपको मिल गया तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी। बिकॉज अगर उनके पास रुपए जो थे 10,000 थे, अब एज अ फॉर्म उन्हें टैक्स में देने पड़े, उनके 1,000 कम हो गए, तो क्या पता वो 1,000 से और ज़्यादा डिमांड कर दे। तो टैक्सेशन की वजह से जो आपका मनी सप्लाई आप कम करते हो उसकी वजह से भी आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो।
पब्लिक बोरोइंग करना, लोगों से पैसे लेना, गवर्नमेंट लोगों से बोरो करे कि आपको फ्यूचर में हम इंटरेस्ट के साथ देंगे, बट करंट में मनी सप्लाई हम कम कर सकते हैं बाय बोरोइंग फ्रॉम देम, कि उनसे हम खरीद लें। डेफिसिट फाइनेंसिंग करना, कि जो भी हमारी कमी है, पब्लिक जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और जो गवर्नमेंट की इनकम है, अगर एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है उसकी फाइनेंसिंग करना, उसे फुलफिल करने के लिए इनकम को इंक्रीज़ करना। और इनकम कैसे इंक्रीज़ हो सकती है? टैक्स को इंक्रीज़ करके या फिर बाकी जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें इम्पोज करके। अदर मेजर्स में क्या आ सकता है कि रेशनिंग फिक्स कर देना, कि हम इतना ही बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक्सपोर्ट को फिक्स कर दिया कि इतने से ज़्यादा सामान आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप अपनी सप्लाई को मेंटेन रखोगे। अगर सप्लाई अवेलेबल होगी, जितनी डिमांड है उतनी आपके पास सप्लाई होगी, तो हमारा इन्फ्लेशन आएगा ही नहीं। इन्फ्लेशन कब आता है? जब हम इनफ सप्लाई नहीं दे सकते। सो अगर हम रेशनिंग कर देते हैं तो सप्लाई को हम एश्योर करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल सप्लाई होगी। एनकरेजमेंट करें सेविंग के लिए, कि सारा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बैंक में सेव करें, एज अ लोन की किसी और को दें, मतलब उसे सेव करने पे ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग। अगर हम लोगों को सेविंग पे ज़्यादा एनकरेज करेंगे तो वो ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। या फिर डायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम सीधा मेजर बता दें कि इससे ज़्यादा हम प्राइस लेके ही नहीं आएंगे, जितनी डिमांड फुलफिल होती है उतनी करो, जिसकी नहीं होती वो रुके रहेंगे, बट हम इससे ज़्यादा प्राइस नहीं करेंगे। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैगफ्लेशन का इन्फ्लेशन के अंदर। स्टैगफ्लेशन क्या है? ये एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लेशन के अंदर तो प्राइजेज हाई होते हैं, इसमें दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं कि प्राइस तो हाई हैं, साथ साथ जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है वो कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाता है। प्राइस के हाई होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का भी हाई हो जाना और इकोनॉमिक की ग्रोथ रेट का स्लो हो जाना, जब ये दो कंडीशन साथ जुड़ जाती हैं उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी कि इकोनॉमिक की ग्रोथ ही कम हो गई, वो बिल्कुल स्लो हो गई, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेशनल इनकम, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। नेशनल इनकम के साइड में मैंने लिख रखा है NNPFC, यानी कि नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। सो NNPFC हमारी क्या है? नेशनल इनकम होती है। सो जब भी हम इसके मेजर्स को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम को, तब आपको ये याद रखना जरूरी है। और ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि NNP हमारी नेशनल इनकम क्या होती है। सो उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए होंगे NNPFC, GDPFC, NNPMP, तो उसके बाद आपको ये चूज़ करना ईजी होगा अगर आपको याद होगा कि NNPFC हमारी क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। सो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सो हमारे अकाउंटिंग ईयर के बीच में जो भी फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है? ऐसी इनकम जो आपने अर्न की है अपने काम से, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके, जो इनकम आपने अर्न की है उसी को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। सो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो जितनी भी फैक्टर इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ने रिसीव की है या अर्न की है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। यानी कि अकाउंटिंग ईयर, उस एक साल में जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारी कंट्री के, NRI को इंक्लूड नहीं करना, नॉन रेजिडेंट को इंक्लूड नहीं करना, जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारी कंट्री के, उन्होंने जितनी फैक्टर इनकम अर्न की है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये पूछे भी जा सकते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करती है और किसी टाइप ऑफ इनकम को इंक्लूड नहीं करती, सिर्फ फैक्टर इनकम। और जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ किसकी देखी जाएगी? नॉर्मल रेजिडेंट की देखी जाएगी, NRI की नहीं देखी जाएगी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट आते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनका क्लियर होना चाहिए आपको। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है? दैट यू अर्न एज अ रिवॉर्ड ऑफ योर सर्विसेज कॉल्ड फैक्टर इनकम। यानी कि जो आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो इनकम आप अर्न करते हो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। जैसे अगर आप लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। लेबर को क्या मिलती हैं? वेजेस। लैंड पे हमें क्या मिलता है? रेंट। और कैपिटल अगर हम डालते हैं तो उस पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। सो हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और जो वेजेस होती हैं ये हमारी क्या है? कैपिटल या ये हमारी क्या होती हैं? इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम क्या है? जो हमारे चार फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चार चीज़ों से आपने कोई इनकम अर्न की है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। अगर आपके पास लैंड है तो उससे आप क्या अर्न कर सकते हो? आपको उसका रेंट मिल सकता है। अगर आपके पास लेबर है, लेबर यानी कि जो वर्कर काम करते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है? वेजेस एंड सैलरी मिलती है, वो उनकी इनकम होती है। कैपिटल है
तो कैपिटल अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सो कैपिटल आपका क्या है, इंटरेस्ट। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका खुद का बिजनेस आपने स्टार्ट कर रखा है, तो आपका क्या होता है, प्रॉफिट। सो ये चार चीज़ें जो आप अर्न करते हो, इन चार चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। और इसी इनकम को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते। यानी कि कोई डोनेशन की फॉर्म में, चैरिटी की फॉर्म में अगर कोई आपको इनकम मिलती है तो वो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होती है। सेकेंड इज़ नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि सिर्फ जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारी कंट्री के, उनकी जो फैक्टर इनकम है वही हम अपनी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं, बाकी कोई इंक्लूड नहीं करते। अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी, और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, जो हमारी कंट्री के अंदर रह रहा हो कम से कम 1 साल के लिए, 1 साल से, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में हो। यानी कि जो वो उसकी लेन देन है, पैसा कहाँ रखा जाता है, किस मनी, किस करेंसी में वो डील कर रहा है, उसका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मॉनेटरी जो इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में रिसाइड कर रहा हो, और वो कम से कम 1 साल से हमारी कंट्री में रह रहा हो, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। जो नॉर्मल रेजिडेंट है उसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो हमारे नॉर्मल सिटीजन्स, जैसे हम हैं, जो हम शुरू से, जब से हमारा बर्थ है, हम तब से अगर इंडिया में ही रह रहे हैं और वहीं पर हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो एक तो हम क्या हो गए, हम हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। एक हमारे किसी और कंट्री के सिटीज़न, यानी कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया से कोई है लेकिन 1 साल से ज़्यादा से वो यहाँ रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है, यानी कि उसकी पैसे की जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है वो यही इंक्लूड होती हैं, इंडिया से ही कनेक्टेड है, तो वो हमारी कंट्री का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन से क्या होती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और कम से कम 1 साल से आप रह रहे हो। सिटीज़न होना आपका जरूरी नहीं है, बस आप कम से कम 1 साल से रहते होने चाहिए और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। सो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में कौन आते हैं, एक तो ऐसे लोग जो शुरू से ही हमारे इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया के सिटीज़न हैं। देन दूसरे जो बाहर देश के हैं, किसी और देश के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं, बट इंडिया में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। थर्ड, हमारी ही कंट्री के सिटीज़न लेकिन वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी हमारे क्या होंगे, हमारे ही सिटीजन्स होंगे और हमारी ही कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। सिटीज़न ऑफ आर कंट्री, जो हमारी कंट्री के सिटीज़न हैं बट इंडिया में ना रह के बाहर रह रहे हैं, बट उन्हें बाहर रहते हुए 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, और अगर हो भी गया तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर फिर भी हमारी कंट्री में है तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। तो देखो 4 चीज़ें क्या हुई, एक तो नॉर्मल जैसे हम हैं कि जो शुरू से इंडिया में रह रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट है। दूसरी कंट्री के लोग जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे है, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है। हमारे ऐसे सिटीजन्स जो किसी इंटरनेशनल फर्म में काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फर्म है। और फोर्थ क्या होगा, हमारी कंट्री के वो लोग जो दूसरे देश में तो रह रहे हैं बट अभी 1 साल उन्हें हुआ नहीं है, और अगर 1 साल हो भी गया तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में ना हो कि हमारी ही कंट्री में है, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा फैक्टर इनकम, देन नॉर्मल रेजिडेंट, नाउ डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, कि हमारी डोमेस्टिक इनकम भी होती है और नेशनल इनकम भी होती है। सो डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम वो फैक्टर इनकम है जो हमने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है। और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ऐसा नहीं कि जोग्राफिकल एरिया की इंडिया हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, फॉरेन नेशन में भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है। सो डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स में क्या होती है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो हमारे लेबर हैं, वर्कर्स हैं, कैपिटल है, जो हमारे नेशन के लेबर, वर्कर, कैपिटल जो भी चीज़ें हैं, अगर वो फ्रीली वहाँ पे सर्कुलेट हो सकते हैं, फ्रीली वहाँ पे मूव हो सकते हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग कर रही है और वहाँ पे हमारे लोग ईजिली सर्कुलेट कर सकते हैं, ईजिली वर्क कर सकते हैं, ईजिली हमारा फ्लो हो रहा है इनकम का, कैपिटल का, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा। सो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ऐसा प्लेस जहाँ पे हमारे गुड्स, कैपिटल ईजिली फ्रीडम है उन्हें सर्कुलेट होने की, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम अर्न की गई है, फैक्टर इनकम, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसको ही हम डोमेस्टिक इनकम बोलते
बोलते हैं। बट इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ हमारे जो रेजिडेंट हैं वही इंक्लूड होते हैं। सो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारे रेजिडेंट ने जो फैक्टर इनकम अर्न की है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसके अंदर इंडिया के रेजिडेंट ने जो फैक्टर इनकम अर्न की है वो हमारी क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या हो जाएगी कि जब हम उसमें बाहर के देश वालों की भी इंक्लूड करने लग जाएंगे। डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्रीज़। जैसे हम हमारी टेरिटरी में किसी दूसरे देश के ने अर्न किया उसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ रेजिडेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारा कोई रेजिडेंट है वो दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अमेरिका की टेरिटरी से कुछ अर्न कर रहा है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ना तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड होगा जो हम बाहर से अर्न कर रहे हैं और ना ही वो इंक्लूड होगा जो बाहर वाले हमारी टेरिटरी से इंक्लूड कर रहे हैं। सो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ वही इनकम आती है, वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट ने हमारी टेरिटरी के अंदर अर्न की है उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो हमारे रेजिडेंट हैं उन्होंने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम अर्न की वो डोमेस्टिक इनकम है, वो ये इनकम इंक्लूड नहीं। देखो उसके अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने अगर फॉरेन की टेरिटरी से कोई इनकम अर्न कर ली, हम रेजिडेंट बेशक इंडिया के हैं लेकिन हमने फॉरेन की टेरिटरी से कुछ अर्न की है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। अगर कोई फॉरेनर है उसने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ अर्न किया है तो भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो रेजिडेंट नहीं है, वो फॉरेनर है। तो सिर्फ रेजिडेंट के द्वारा अर्न की गई हमारी जो नेशनल इनकम के हमारी जो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है। हमारे जो रेजिडेंट हैं वो उसी टेरिटरी के अंदर कुछ अर्न कर रहे हैं, उसी को हम सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल कि ये जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया है, जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है हमारे रेजिडेंट के द्वारा इन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। सो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर इनकम जो रेजिडेंट ने अर्न की है वो हमारी क्या है, डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होगी, देखो डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस ही ये है कि जो हमारे जो आउटसाइडर्स की इनकम को हम इग्नोर कर रहे थे ना वो यहाँ आ जाएगी। फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के रेजिडेंट ने फॉरेन टेरिटरीज से जो इनकम अर्न की है उसे हम ऐड कर देंगे क्योंकि रेजिडेंट तो हम इंडिया के हैं ना। और नेशनल इनकम क्या इंक्लूड करती है, जो भी फैक्टर इनकम हमारे जो रेजिडेंट्स ने अर्न की है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। देखो नेशनल इनकम हमने मीनिंग ही किया है कि हमारे रेजिडेंट्स ने जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है एक अकाउंटिंग पीरियड में वो हमारी क्या हो जाती है, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे तो हमने क्या देख रखी है कि सिर्फ वो जो हमारे रेजिडेंट ने सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की है वो डोमेस्टिक इनकम है, बट हमारे रेजिडेंट ने बाहर भी तो अर्न की होगी ना, तो बाहर की हुई इनकम को हम ऐड कर देंगे और जो दूसरे देश के लोग हमारे देश की टेरिटरी से अर्न करके चले गए उसे लेस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। यानी कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम ऐड नहीं कर रहे थे उन्हीं कॉन्सेप्ट को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी आ जाती है नेशनल इनकम। बिकॉज डोमेस्टिक इनकम के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे जो रेजिडेंट हैं उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो अर्न किया वो हमारी क्या हो गई, डोमेस्टिक इनकम। अब अगर हमारे रेजिडेंट ने किसी फॉरेन नेशन की टेरिटरी में कुछ अर्न किया है तो क्योंकि हमारे देश में तो पैसा आएगा, उसने अर्न किया है तो हम उसे ऐड कर देंगे। हमारी टेरिटरी से कोई दूसरे देश के लोग अर्न करके लेके गए हैं, इसका मतलब पैसा जा रहा है तो उसे लेस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। नाउ नेट कॉन्सेप्ट एंड ग्रोस कॉन्सेप्ट, ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि जो नेट होती है और ग्रोस होती है, यानी कि जैसे जीडीपी और एनडीपी। सी अभी जो हमने देखा ना ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट वो भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट और ग्रोस वाला भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो जी स्टैंड है, ये जी क्या बोल रहा है, ग्रोस है, और ये एन क्या बोल रहा है, नेट है। और ये जो डी है ना, ये अभी जो हमने स्टडी किया डोमेस्टिक और नेट, उसी के बीच में डिफरेंस है। तो जब आपको जीडीपी दे रखी होगी तो आप एनडीपी अपने आप निकाल लोगे, यानी कि जीडीपी एनडीपी कैसे पहुंचोगे, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रोस पे नेट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन का चेंज करना पड़ेगा। ग्रोस के अंदर हम डेप्रिशिएशन को डिडक्ट नहीं करते हैं, उसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, लेकिन जब हमें एनडीपी निकालनी पड़ती है तो हमें उसमें से डेप्रिशिएशन को हटाना पड़ता है। बिकॉज अगर हम ग्रोस से नेट पे जाते हैं तो हमें डेप्रिशिएशन को हटाना पड़ेगा। सो जीडीपी से पे एनडीपी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली जीएनपी है यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उससे एनएनपी पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके डेप्रिशिएशन को हटा देना पड़ेगा।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें ये तो पता चल गया कि ग्रोस से नेट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर ग्रोस पे हैं तो हम क्या कर देंगे, नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे, और अगर नेट से ग्रोस पे आना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। बट अगर हमें क्या करना है, GDP है और उससे NDP पे आना है तो हम डेप्रिसिएशन वाला फंडा यूज़ करेंगे कि जी मीन्स यानी कि ग्रोस है और ये क्या है, नेट है। ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ऑटोमेटिकली हमारा NDP आ जाएगा। बट अगर हमें GDP से GNP पे आना है, यानी कि ये दोनों तो ग्रोस हैं बट ये डोमेस्टिक इनकम है, ये नेशनल इनकम है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उस पर हम किसका फंडा यूज़ करेंगे, ये वाला, कि हम डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पे आना चाहते हैं तो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट ने अर्न की है उसे ऐड कर देंगे, दूसरे देश के रेजिडेंट ने अर्न की है उसे लेस कर देंगे, तो हम अपने डोमेस्टिक से नेशनल पे आ सकते हैं। सो आपको पता हो गया होगा ना कि हमारे 8 कॉन्सेप्ट होते हैं, GDP, GNP, NDP, NNP, ये हमारे 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ग्रोस, नेशनल। ग्रोस से नेशनल पे आने के लिए डेप्रिसिएशन में चेंज करना, ये डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे आने के लिए क्या करना होता है, जो हमारे रेजिडेंट की इनकम है उसे ऐड करना, दूसरे देश के रेजिडेंट की इनकम को लेस करना। अब इनके 8 कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बोले थे, क्योंकि एक मार्केट प्राइस पे होता है और एक फैक्टर कॉस्ट पे। इन सबको मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये चारों ऐसे होते हैं। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है, अगर हमारी गवर्नमेंट कोई टैक्स कोई सब्सिडी ना लगाए तो जो मार्केट प्राइस है वही फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है और वही हमारा जो प्राइस है सेम रहेंगे। बट अगर गवर्नमेंट टैक्स देती है, सब्सिडी देती है, तो हमारी वो चेंज हो जाती है। सो हमारा फैक्टर कॉस्ट क्या है, यानी कि उस फैक्टर की टोटल कॉस्ट कितनी है, उसके अंदर हमने बाकी कुछ इंक्लूड नहीं कर रखा। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आपका जैसे, बट इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड देन मार्केट प्राइस के अंदर जो हमारा मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये का है तो उसमें से 100 में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि उस पर कितने टैक्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये उसमें टैक्स थे तो 90 प्लस सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे रखी है तो 5 रुपये की मान लो सब्सिडी मिली हुई थी, तो फैक्टर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 95। सिर्फ इतना समझ लो, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को तो ऐड करना पड़ेगा और टैक्स को लेस करना पड़ेगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो टैक्स को तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को लेस करना पड़ेगा। सो इन दोनों को ये मॉडिफिकेशंस करके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को निकाल सकते हैं। दोबारा मैं बोल रही हूँ, मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होता है। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें क्या करना है, टैक्स को तो माइनस करना है, यानी कि टैक्स को हम डिडक्ट कर देंगे और जो सब्सिडी मिली हुई है उसे ऐड कर देंगे, तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को डिडक्ट कर देंगे। नाउ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हमारे 3 बेसिक मेथड होते हैं, आपको नाम पता होने चाहिए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड। अब आपको मैं बोल रही थी कि ये इंपॉर्टेंट है जानना कि नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC। अब हमारी जो मेथड है ना, ये हमें सीधा नेशनल इनकम प्रोवाइड नहीं करते। जैसे वैल्यू एडेड मेथड क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगी, GDP एट MP मिलेगी, GDP एट मार्केट प्राइस। अब अगर हमें मिल रही है तो अब हम इसे इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस है तो पहले तो ग्रोथ से नेट पे जाना पड़ेगा। ग्रोथ से अगर नेट पे जाना है तो सबसे पहले इसमें से हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना है। डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, अब देखो G से तो हम N पे पहुंच गए, ग्रोथ से तो नेट पे आ गए, लेकिन यहाँ तो डोमेस्टिक है, यहाँ क्या है, नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे रेजिडेंट की इनकम है उसे ऐड करना और जो नॉन रेजिडेंट की इनकम है उसे लेस करना। अब PP सेम है तो हमने G को N में चेंज कर दिया, D को N में चेंज कर दिया। अब हम किस पे आ गए, NPMP पे। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है, नेशनल इनकम निकालनी है तो यहाँ तो आना पड़ेगा। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, सब्सिडी को तो हमें क्या करना पड़ता था, ऐड करना पड़ता था और टैक्स को डिडक्ट करना पड़ता था। ये फॉर्मूला निकाल के हम क्या कर सकते हैं, अपनी NNP को निकाल लेते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है, GDP एट मार्केट प्राइस मिलती है, जिसके अंदर मॉडिफिकेशंस यानी कि डेप्रिसिएशन को लेस करके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करके और फैक्टर इनकम को ऐड करके जो हमने अब्रोड से अर्न की है, हम अपनी NNPFC निकाल सकते हैं।
इनकम मेथड में क्या होता है, पहले जितनी भी इनकम हमने अर्न की है उस सबको ऐड करना होता है। इनकम किस फॉर्म में हो सकती है, अगर आप एम्प्लॉय हो तो कंपनसेशन की फॉर्म में होगी। देखो फैक्टर इनकम में 4 ही चीज़ होती थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो ये किसकी है, लेबर की इनकम तो यहाँ आ गई, अगर उसे वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, सब कुछ कंपनसेशन। बची हुई इनकम किस में आ गई, ऑपरेटिंग में, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा था, डिविडेंड मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था, वो ऑपरेटिंग के अंदर आ गई। सो हमारी जितनी भी फैक्टर इनकम है वो इसके अंदर कवर हो गई। मिक्स इनकम हमारी क्या होती है, अगर कोई ऐसा पर्सन जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वो उन्हें इंटरेस्ट भी मिल सकता है अगर उन्होंने किसी को रेंट पे दे दी, साथ साथ अगर वो खुद वहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह शुरू कर दे तो उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है। सो वो उनकी मिक्स इनकम होती है, हर तरीके की इनकम उनकी मिक्स हुई है। तो ये टोटल हमारी इनकम होती है। जब हम इन सब इनकम को प्लस कर देते हैं, यानी कि कंपेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये हमारी क्या है, सारी फैक्टर इनकम है। जब हमने इनको अर्न कर लिया, इनको टोटल को देख लिया, तो हमें क्या मिलती है, एनडीपीएफसी मिलती है। और हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपीएफसी। तो एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी में क्या डिफरेंस है, एफसी और एफसी है, यानी कि मार्केट प्राइस का कोई फंडा नहीं है। डी है, आगे एन है, बस डी से हमें किस पे पहुंचना है, एन पे पहुंचना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आ सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि हमारे रेजिडेंट ने जो अर्न कर रखी है उसे ऐड करके, दूसरों के रेजिडेंट ने जो अर्न कर रखी है उसे लेस करके, सीधा हमें क्या मिल जाएगी, हमारी नेशनल इनकम मिल जाएगी। लास्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि कितना आपने खर्चा कर रखा है उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। हमारा प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनका कितना खर्चा है, उनकी कितनी स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने कितना स्पेंड किया है उसको इंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल वगैरह इन्वेंट्री के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आप क्या निकाल सकते हो, नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हो। सो इन सब चीज़ों का जब हम एडिशन निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि जैसे हमने क्या किया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितनी एक्सपेंडिचर किया था, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितना था, देन फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस की और गवर्नमेंट की, और हमारी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, जीडीपी-एमपी। अब जीडीपी-एमपी से आप मुझे बताओ कि एनएनपीएफसी पे अगर हमें जाना होता है तो आप इसे एक बार पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारे बिल्कुल सेम फर्स्ट फॉर्मूला जैसा है। पहले एमपी से एफसी की तरफ देख लो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो क्या करना होता है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब्सिडी को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और टैक्स को आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। देन हमारा एमपी से एफसी पे तो पहुंच गए। अब आगे ग्रोथ है, इधर नेट है, तो ग्रोथ से नेट पे आने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को लेस कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेट जो इनकम है अब्रोड से अर्न की है उसे ऐड कर देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम हम कंप्यूट कर लेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, शेयर करें, मैं आपका सारे जो डाउट्स हैं उन्हें सोल्व करूँगी। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा बिकॉज हमने वो बार बार रिपीट किए हैं। नहीं हुआ है तो आप एक बार इसे सॉल्व करके देखें, इन फॉर्मूलाज को लिख के देखें तो आपका ये जरूर हो जाएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।